नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पेमा खांडू ने आज गुरुवार को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ ही चौना मीन ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाब रही। 60 सदस्यीय विधानसभा में से बीजेपी ने 46 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर परोक्ष रूप से तीखा तंज कसा है। उन्होंने कल गुरुवार को कहा कि देश में एक व्यक्ति के शासन के दिन खत्म हो गए हैं। उस एक व्यक्ति के राज का जमाना लग चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर केंद्र में सरकार नहीं बना सकती। दूसरे दलों की सहायता के बगैर उसका केंद्र की सत्ता पर काबिज होना मुश्किल था। इसके साथ ही सीनियर पवार ने यह भी कहा कि मोदी की गारंटी अब खत्म हो चुकी है और ये परिवर्तन वोटरों की ताकत से हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि विधानसभा में ऐसा ही नतीजा आएगा। विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसा ही नतीजा आने के बाद मैं राज्य के बागडोर जनता के हाथों में सौंप दूंगा, क्योंकि इस ताकत का इस्तेमाल उनकी समस्याओं के हल करने के लिए होगा। उसके लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत होगी। नीट यूजी 2024 परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है। इस बीच मामले पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे। परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है, ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी तरह से एग्जाम को रद्द कर देना अभी उचित तरीका नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई, ऐसे में काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए और पेपर फिर से होने चाहिए। नीट परीक्षा मामले में केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश वकील ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय की गठित की गई 4 सदस्यीय कमेटी ने 1500 से ज्यादा बच्चों को फिर से पेपर कराने का सुझाव दिया है। ये लोग फिर से पेपर नहीं दे देते हैं तो ग्रेस नंबर हटाने के बारे में सोचा जा सकता है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस नंबर दिए गए थे उन्हें 23 जून को परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसका परिणाम 30 जून को आएगा। यानी 1563 बच्चों के सामने विकल्प है कि वो या तो पेपर दें या फिर 4 ग्रेस नंबर को छोड़कर नई रैंकिंग स्वीकार करें, और ये नई रैंकिंग भी 30 जून के बाद ही जारी होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद कहा कि परीक्षा में धांधली के आरोपों के मद्देनजर इसे रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका समेत सभी अर्जियों को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिया जाएगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीट परीक्षा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि नीट परीक्षा की जांच की मांग के प्रति भाजपा सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। हम इस पूरे घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। इससे करीब 24 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। नीट घोटाले पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी शपथ समारोह में भाग लेने और विदेश यात्राओं में जाने में व्यस्त है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन इन छात्रों के मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल उन्होंने करहल से विधायक रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अब ऐसे में कन्नौज सीट पर जीत मिलने के बाद अखिलेश ने यहां से सदस्यता बरकरार रखने का फैसला किया। बता दें कि अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट पर 1,71,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। साथ ही बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सपा प्रमुख ने अपने फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि मैंने मंगलवार को करहल और कन्नौज सीट के पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मैंने 2 सीटें जीती है, इसलिए मुझे 1 सीट छोड़नी होगी। मैं जल्द ही आपको विधानसभा सीट छोड़ने की सूचना दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोकसभा चुनाव 2024 में 2 लोकसभा सीटों रायबरेली और वायनाड पर जीत हासिल की है। अब ऐसे में उन्हें भी दोनों में से किसी एक सीट को छोड़ना होगा। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी रायबरेली वायनाड में से कौन सी सीट को छोड़ते हैं। इस बीच खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी दुविधा में है कि वो संसद में किस सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने अपने वायनाड दौरे के दौरान कहा कि मुझे छोड़कर हर किसी को इसका जवाब पता है। राजनीति में हर शख्स को सब कुछ मालूम होता है, सिवाय उसके जो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जो भी फैसला करेंगे उसने वायनाड और रायबरेली दोनों जगहों के लोग खुश होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में ये भी संकेत दिए हैं कि वो इन दोनों
दोनों में से कौन सी सीट को छोड़ सकते हैं। दरअसल उन्होंने वायनाड में कहा कि आप लोगों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरफ प्यार दिया, मेरे लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है, मैं आप लोगों के प्रेम को जिंदगी भर याद रखूंगा। अब राहुल गांधी के इसी भाषण ने ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का संकेत दिया है। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन पर आरएसएस के मुखपत्र और ऑर्गेनाइजर में सवाल उठाया गया है। मुख्यमंत्री में कहा गया कि एनसीपी अजीत पवार गुट को बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल करना गलत कदम था, इससे भाजपा के कार्यकर्ता आहत हुए हैं। आरएसएस के सदस्य रतन शारदा ने मुखपत्र में लिखा कि स्थानीय नेताओं को दरकिनार कर कई लोकसभा सीटों पर दल बदलू नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया। दल बदलू नेताओं को टिकट देने के लिए अच्छे सांसदों को अनदेखा किया गया। वहीं अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे इस आर्टिकल पर एनसीपी अजीत पवार गुट की भी प्रतिक्रिया आई है। एनसीपी के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा कि ऑर्गेनाइजर आरएसएस का आधिकारिक मुखपत्र नहीं है और आरएसएस की विचारधारा को नहीं दर्शाता है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के बड़े नेता इस लेख से सहमत होंगे। जब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ होती है तो गलतियां ढूंढती है और आरोप लगाती है। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। सब कुछ चुनाव के परिणाम पर निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता कि इस लेख में कोई सच्चाई है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजे भी सामने आ चुके हैं। अब बारी है नवनिर्वाचित सदस्य के संसद में शपथ लेने और स्पीकर का चुनाव करने की, जिसके लिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को बुलाया गया है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्य संसद में शपथ लेंगे, साथ ही स्पीकर का चुनाव होगा। ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को होगा और 3 जुलाई को सत्र खत्म होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 सालों के लिए नई सरकार की रूपरेखा पेश करेंगी। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में हुए 3 अलग अलग आतंकी हमलों को लेकर कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब पवन खेड़ा ने आतंकी हमलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और कई राष्ट्रों के अध्यक्ष आए हुए थे, उसी दिन रियासी में आतंकी हमला हुआ जिसमें 9 तीर्थयात्री मारे गए। वो नज़ारा देखकर सभी दहल गए और उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। क्या यही नया कश्मीर है? वहां रोज आतंकी हमले हो रहे हैं और पीएम के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा। पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के समकक्ष के बधाई देने पर तुरंत धन्यवाद देते हैं, पर आतंकी हमले पर एक शब्द तक नहीं बोलते। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे सवाल करते हुए कहा कि 10 साल में 2262 आतंकी हमले हुए, 596 जवान शहीद हुए, इसका जवाब कौन देगा? किसकी जिम्मेदारी है? जम्मू कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमलों के बाद टोडा पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं जो भद्रवाथा और गंद के ऊपर इलाकों में घूम रहे हैं और आतंकी गतिविधियों में शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख नकद इनाम की घोषणा की। इसके साथ ही पुलिस ने कुछ फोन नंबर भी शेयर किए हैं जिस पर आम जनता से इन आतंकवादियों की उपस्थिति या गतिविधि के बारे में जानकारी देने की अपील की गई है। जारी बयान में कहा गया कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक हालिया बैठक में अपने ही सहयोगी भाजपा पर निशाना साधा है। दरअसल सीएम शिंदे का कहना है कि 400 पार वाले नारे से एनडीए को काफी नुकसान हुआ है। इससे जनता में गलत संदेश गया। लोगों को लगा कि 400 से अधिक सीटें लाने के बाद एनडीए संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे कदम उठा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा झूठी कहानी गढ़े जाने के कारण हमें कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि आखिर 400 पर कहने का क्या कारण था और इसीलिए ये कहना कि हमने यानी विपक्ष ने इसे गलत तरीके से पेश किया उचित नहीं है, जब तक कि वे हमें ये नहीं बताते कि उन्होंने 400 पार क्यों कहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग उम्मीदवार और नेता जिन्होंने कहा कि वो संविधान बदलना चाहते हैं। आप 400 से कम सीटों में भी संविधान बदल सकते हैं बशर्ते आपके पास विपक्ष का समर्थन हो, लेकिन संविधान में केवल उन उद्देश्यों के लिए परिवर्तन किया जा सकता है जो नागरिकों के लिए अच्छे हों। सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि स्पष्टीकरण उनकी ओर से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया कि जिससे वो एक बार फिर खुद ही घिर गए। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी के साथ अभी भी समस्याएं हैं। सैन्य कार्रवाई से ये समस्या हल नहीं होंगी। जब तक हम अपने पड़ोसी से बात नहीं करेंगे हम इसे हल नहीं कर सकते। आतंकवादी सीमाओं के रास्ते से आ रहे हैं और वे आते रहेंगे। कल जो भी सरकार होगी उसे भी ये सब झेलना पड़ेगा। हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की जरूरत है। हमारे पास एक बड़ी यात्रा यानी अमरनाथ यात्रा आने वाली है। वहां होने वाली कोई भी छोटी सी घटना देश के बाकी हिस्सों में फैल जाएगी। हम कश्मीरी इन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी इन चीजों का समर्थन नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि वे
हमेशा पाकिस्तान का राह का लाभ देते हैं। आतंकवादी के मुद्दे पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। धारा 370 हट चुकी है। जम्मू कश्मीर में यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है और चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में आतंकवादी समूह ऐसे प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दें। ये पुरानी सरकार नहीं है, ये भारत सरकार है, पीएम मोदी की सरकार है। हम घर में घुसकर मारने में सक्षम है। हमें अपने सुरक्षा बलों पर विश्वास करना है और उनके कारण ही हम जी रहे हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि जल्द ही आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब चुनाव शुरू हुआ तो भाजपा का समर्थन करने वाले मीडिया ने कहा कि उन्हें 400 सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री 400 बार कह रहे थे, उनके सभी वरिष्ठ नेता 400 पार कह रहे थे। एक महीने के बाद वे 300 पार कहने लगे और कुछ समय बाद 200 पार, और सभी ने चुनाव का परिणाम देखा। राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरा मीडिया था, सीबीआई, ईडी और पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ था। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के अनुकूल चुनाव की रूपरेखा तैयार की, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद फिर प्रधानमंत्री वाराणसी में हार से बमुश्किल बच पाए। भाजपा अयोध्या तक में हार गई, वे उत्तर प्रदेश में हार गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे इसलिए हारे क्योंकि वे भारत के विचार पर हमला कर रहे थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे जुमलों को 10 साल की हकीकत सामने आ गया है। हमारा उद्योग इतनी बुरी हालत में है कि हमें काम करने के लिए चीनी टेक्नीशियन को आयात करना पड़ता है। जयराम रमेश ने कहा कि इस विषय पर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री से कुछ पहला 10 साल बाद हमने भारत में पर्याप्त टेक्नीशियंस को प्रशिक्षित क्यों नहीं किया। स्किल इंडिया का क्या हुआ। दूसरा, चीन द्वारा हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा करने और अरुणाचल में गाँव बनाने के बाद हम उपकरणों के लिए उन पर इतना निर्भर क्यों है। मेक इंडिया का क्या हुआ। क्या ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं था। तीसरा सवाल, पिछले 10 सालों में एमएसएमई क्षेत्र क्यों तबाह हो गया, जिससे प्रशिक्षित टेक्नीशियन की कमी हो गई जो कि बड़ी फैक्ट्रियों में जा सकते हैं। जब आप देश के संसाधनों को अपने कॉर्पोरेट मित्रों को सौंप रहे थे तो क्या आपको ये एहसास नहीं था कि इसका ये नतीजा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आरटीवी न्यूज हिंदी के साथ।